नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शीतकालीन सत्र का शुभारंभ हो गया है आज से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूकते तो हैं नहीं। जब भी उनको अवसर मिलता है चिकुटी तो काट लेते हैं। और मीडिया के सामने जो एक रवायत है, आमतौर पर जब नया सत्र शुरू होता है तो प्रधानमंत्री आकर के मीडिया के जरिए देश को संबोधित करते हैं। 11 मिनट का कुल मिलाकर के संबोधन था प्रधानमंत्री का, और उसमें उन्होंने जो होने वाला है इस शीतकालीन सत्र में उसके संकेत देते हुए विपक्ष को कुछ नसीहतें दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये तो ठीक है कि पराजय के बाद आप यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन अपनी पराजय से परेशान होकर के संसद को राजनीति का अखाड़ा या मैदान ना बनाए। ये ड्रामे की जगह नहीं है, डिलीवरी की जगह है। यहाँ ये बताने की जरूरत है कि आपने एक्चुअल में किया क्या है। यानी जिस संसदीय क्षेत्र से आप चुन करके आए हैं, वहां की जनता के लिए आपने क्या किया है, क्या डिलीवरी दी है, क्या वादे पूरे किए हैं, ये बताइए। उन पर आप चर्चा करिए। तो एक तो प्रधानमंत्री के भाषण पर चर्चा करेंगे। भाषण नहीं, उद्बोधन पर जो उन्होंने मीडिया को इंटरेक्ट करते हुए करीब 10-11 मिनट बोले। दूसरे, मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ एक मीटिंग हुई जिसमें विपक्षी दलों को बुलाया गया। शुरू में मीडिया में खबर आ रही थी कि टीएमसी नहीं पहुंची है। गई है कि नहीं गई है अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन उसमें तय किया गया कि एसआईआर पर पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। यानी जिस एसआईआर पर ये मुंह की खा चुके बिहार में, अब ये चाहते हैं कि उस पर और मुंह की खाएं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अवनीश पीएन शर्मा जी, और क्यों ना उन्हीं के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि मैं इसे लिंगर ऑन करूं। अवनीश जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। तो पहले जरा प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने मीडिया से बात की उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। जी, शुरू से सुनते हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहाँ पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी। एक और सुन लेते हैं जी। तो हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं, और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को।
तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं, उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। मैं टिप्स देने को तैयार हूं, उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री तो जब भी चुटकी काटने का समय होता है, वो लाल कपड़ा दिखाने से चूकते नहीं हैं। सर, प्रधानमंत्री का ये बाइट आपने सुना और इतने अपने तमाम अनुभव के बाद और पिछले 11 सालों से लगातार प्रधानमंत्री को देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि ही इज इन वेरी डेंजरस मूड। प्रधानमंत्री वाणी से बड़े सज्जन व्यक्ति हैं और गुजरात से आते हैं, जहां बड़ी विनम्रता से अपनी बात कही जाती है। वेस्ट यूपी में या हरियाणा में तुम तड़ाम बड़े आराम से होता है, उसको बिहार के लोग सहजता से नहीं ले पाते, पूर्वी उत्तर प्रदेश सहजता से नहीं ले पाता। आप चले जाएंगे अगर गुजरात, तो वहां तो मतलब बिल्कुल वो तो घायल हो जाएगा बेचारा गुजराती, इतना विनम्र होता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तुम कहा है, सामान्यतः कहते नहीं। और सर, ये साफ संकेत और चेतावनी है कि अब ये बहुत ही राजनैतिक क्रूरता का समय है। अभी जब हम आप बात कर रहे हैं 12:09 हो रहा है जब मैं बोल रहा हूं, और आपने जो कहा अपने इंट्रो में कि ये हंगामा ही करेंगे, प्रधानमंत्री ने सुबह ही बता दिया कि ड्रामा करेंगे और इन्होंने ड्रामा शुरू किया और लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी। 9 मिनट ज्यादा हो गए हैं, पता नहीं, मैं अपडेट नहीं हूं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन सर, ये अपनी हार जो लगातार मिलती जा रही है उसकी खींच तो वहां उतारेंगे, ये तो प्रधानमंत्री ने कह दिया। उनको डिकोड क्या करना है, सब कह दिया। जो डिकोड करना था, मैं स्पष्ट रूप से ये देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री या ये सरकार अब छोड़ने वाली नहीं। और कैसे छोड़ने वाली नहीं, सरकार का हालांकि इसमें कोई रोल नहीं है। राहुल गांधी जिस तरीके से शाब्दिक बदतमीजी कर रहे हैं, उनका एक कल गाड़ी में बैठे हुए बाइट लोगों ने सुना होगा, एक बार फिर वो वोट चोरी और चुराता है, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग। सर, केसेस सामने खड़े हैं। वीर सावरकर वाले मानहानि वाले मामले में जरूर कुछ ब्लंडर हुआ है। उस ब्लंडर की तरफ भी ऐसा मैं मानता हूं कि एक सीडी अकेली थोड़ी ना बनी होगी सर, कि गायब हो गई तो मामला खत्म हो गया। कल से बड़ा इस बात का क्रिटिसिज्म हो रहा है, अरे भाई एक गायब हो गया तो उसकी दूसरी कॉपी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, वो निकल के आ जाएगी, सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा अभी आज 2 तारीख है और श्रीवास्तव जी यहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं, जिनके केस में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं सेना के अपमान वाले मामले में। मैं उनसे लगातार अपने यहाँ बात कर रहा हूं, वीडियो पे बात कर रहा हूं, और वो जिस मजबूती से उस मुकदमे को और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं के मामले में जब दिल्ली में जमानत ले, यहाँ लखनऊ में मुचलका भर के जमानत लेने के बाद राहुल गांधी अपना मामला लेके गए सुप्रीम कोर्ट। लगातार लंबी लंबी तारीखें मांग रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा एक कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता। ये उन्हीं के मामले में टिप्पणी आई थी, अंतिम केस जिसमें वो जमानत पे है। 4 तारीख को डेट लगी हुई है, राहुल गांधी मजबूर हुए हैं 4 तारीख से, वो डेट बहुत आगे की चाहते थे, कोर्ट ने दिया नहीं। दूसरा, एक नया ईडी ने नया केस उठा के रख दिया है। अब सर, इनके जेल जाने का और प्रधानमंत्री का यह संकेत, अब वो नहीं छोड़ने वाले। जितने लोगों की ये प्रतीक्षा थी कि ये कब जेल जाएंगे, ये निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं आगे आने वाले समय में, और प्रधानमंत्री किसी फैसले, अदालत के फैसले पर कोई असर डालने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि वो अब जेल भेजेंगे। लेकिन अब मुकदमे जिस तरीके से केसेस इनके अंतिम स्टेज तक पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री आश्वस्त है कि इस देश के कानून के हिसाब से इनको तय सजा अदालतें देंगी। तो ये एक समय आ गया है सर। इस शीतकालीन सत्र में ये एग्रेशन के साथ नहीं गए हैं,
ये अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, जो बेल तक आए हैं। प्रधानमंत्री ने इनके कपड़े उतार दिए। प्रधानमंत्री इस मूड में। निश्चित तौर से एसआईआर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार केस खारिज कर रहा है, चाहे पंजाब से हो, और जो ये अभी वेस्ट बंगाल से लेके और तमिलनाडु तक की याचिकाएं हैं, इनको क्लब कर दिया है। एक में एक तो आज कल एक केस में कल 2 तारीख को है फैसला, एक में 5 को है, अंतिम फैसला 9 को आ जाएगा। लेकिन ये मंशा तो साफ है कि एसआईआर के प्रति सुप्रीम कोर्ट और सदन दोनों का ये मत है कि एसआईआर होनी चाहिए, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए। इससे निकली हुई बात, अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाता है, उसी से 100% ईमानदारी से चुनाव सुनिश्चित हो जाता है, और अगर ये हो जाता है तो रिजल्ट बिहार आता है। ये इनको पता है। अखिलेश यादव इतने डरे हुए हैं कि उनको ये अच्छी तरह से पता है। उन्होंने यूट्यूबरों को संबोधित करना शुरू किया, कहा बे भैया कोई उल्टा पुल्टा गाना मत बनाओ, पीडीए का नाम बदल देते हैं, और पीडीए का नाम बदलते हैं रातों रात। कहां फरार हो के सर? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में पीडीए की राजनीति आपको करनी है, और आप जब नाम बदलते हैं पीडीए का, जातिवादी उसके केमिकल को आप जबरिया जो है वो डिलीवरी और उसकी राजनीति से जोड़ना चाहते हैं, तो आप कर्नाटक में ही कांड करते हैं, ताकि यहां बैठे आपके उस सो कॉल्ड पीडीए के मुलम्मे को पता न लगे। जब बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री हुंकार भरते हैं बंगाल में सर 6 लाख, केवल 6 लाख वोटों का अंतर है पिछले चुनाव से। और सर शुरुआती अंदाजा ये था कि 8 से 10% वोट एसआईआर से शुद्ध हो रहे हैं। अब अंदाजा ये है कि 18 से 20% शुद्धिकरण हो रहा है। कहां गई ममता बनर्जी? उत्तर प्रदेश में आ जाइए सर। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एसआईआर शुरू हुआ है, अगर आप उस बिंदु को आगे कहेंगे तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन उसका एक पॉइंट खाली बता दे रहा हूं, केवल एक पॉइंट बता दे रहा हूं सर। यहां 2 करोड़ के आसपास, बंगाल में केवल 7 करोड़ मतदाता हैं, 1.5 करोड़ की फिगर पहुंचने वाली है। उत्तर प्रदेश में 2 से 2.25 करोड़, और इसमें से कम 50 से 55 लाख 60 लाख जो मृतक हैं मतदाता, जिनका अभी तक नाम है। मैं सर आज सुबह ही एक बाइट देख रहा था वेस्ट यूपी की। एक जाट बहुल गांव में एक यूट्यूबर गए थे, और बाकायदे वो जैसे पंचायत बैठी होती है, बैठकी वाली हुक्का वगैरह था, ताऊ लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक ताऊ ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा देख भैया, वो पूछा कि एसआईआर ठीक हो रहा नहीं हो रहा, तो ताऊ ने कहा कि भाई बिल्कुल ठीक हो रहा है, और ताऊ ने फिगर दिया। उन्होंने कहा कि 4400 वोट हमारे गांव में है, और हम एड़ी और सर का पसीना लगा लेते हैं तो 2200 वोट पोल करा पाए हम। और जानता बेटा इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि इनमें से बहुत सारे हमारे गांव के वरिष्ठ लोग जो अब नहीं रहे संसार में, उनके नाम है। बहुत से हमारे बच्चे ऐसे हैं जो माइग्रेट हो गए हैं बड़ी शहरों में, दूसरे शहरों में अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, और भगवान ने उन्हें इतनी शक्ति दी, इतना धन दिया, इतना उनके कर्म को बल दिया कि उन्होंने वहां घर बना लिया और वहां के वो मतदाता हो गए। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ एसआईआर के बाद हमारे गांव की अकेले, और उन्होंने एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि हमें पता, हम एक एक को पहचानते हैं, हमारे गांव में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा जो मतदाता सूची है वो शुद्ध हो गया तो हम 100% पोलिंग करा लेंगे। अब आप सोचिए सर, ये जो अवैध वोटर्स थे वो किसके थे? अच्छा, दूसरा भाई, अखिलेश यादव को भी जो मत मिलेंगे वो यहीं के मतदाता से न मिलेंगे। आपको किस बात का भय है एसआईआर का? तो सर इस देश में चाहे मतदाता की सूची हो, चाहे नागरिक की सूची हो, अगर भारतीय है और वो 100% इंडियंस की हुई, तो आज के इस विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी और उनके कांग्रेस की राजनीति खत्म, स्पष्ट रूप से खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक सच्चे भारतीय को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सच्चा भारतीय कैसे गलत सरकार चुनेगा और ऐसी राजनीति को चलने देगा? सर ये कपड़े नोच रहे हैं मारे डर के, हिस्टीरिया का दौरा पड़ा है सर इन्हें संसद में। बिल्कुल। और काम का क्या है सर? प्रधानमंत्री का काम क्या है? 11 साल का देख लीजिए, इन्होंने कब हंगामा नहीं किया, और सरकार ने कौन सा अपना काम रोक दिया है संसद में कराने से? जी साहब, बात ऐसी है कि आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं दर्शकों को
25 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री को सीएम और पीएम ऑफिस में। 25 साल एक संत का जीवन जी रहे हैं, और कितने विनम्र, कितने उदार और कितना जन सेवा को और देश सेवा को समर्पित। और इनके परिवार को प्रधानमंत्री ऑफिस छोड़े हुए कितने साल हो गए? 89 में वीपी सिंह ने रिप्लेस किया था राजीव गांधी को। 11 साल वो और 25 साल ये, 36 साल से ये पीएम हाउस से, पीएम ऑफिस से बाहर है परिवार। लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी जबान, इनके तौर तरीके शहंशाहों वाले, 35-35 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं, चार्टर प्लेन में यात्राएं करते हैं, जब जी चाहता है तब विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, और देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज करते हैं। तो सवाल ये है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक रवायत है, जो हमारी प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, उसमें जो आस्था रखने वाले लोग हैं, वो ऐसे परिवार की एरोगेंस कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसलिए अवनीश जी, इनको जगह दिखाई जा रही है बार बार। अब जरा इस पर आते हैं अवनीश जी। ये खरगे साहब के यहाँ मीटिंग हुई और उसमें कहा गया, एक असरानी की फिल्म आई थी कि हम नहीं सुधरेंगे, बहुत सालों पहले, कम से कम 60 साल पहले, 50 साल पहले आई होगी, हम नहीं सुधरेंगे। एसआईआर पर मुंह की खाई है, कुल 6 पर सिमट गए हैं बिहार में, 6 सीटें आई है। पिछले दिनों एक बड़ा रोचक प्रसंग एक एंकर मुझे बता रहे थे कि साहब राहुल गांधी मीटिंग में आने वाले थे, कृष्णा अल्लावरू से कहा कि सबको आ जाने दीजिए, उन्होंने कहा कि सब आ चुके। बोला नहीं नहीं, जो एमएलए चुन करके आए। बोला ये बैठे सोफे पे, 6 के 6 ही आए हैं चुन करके। तो जिनको ये पता नहीं है कि हम कहाँ जमीन में, रसातल में उतारे जा चुके हैं, उतर चुके अपने कर्मों की वजह से, वो क्या मीटिंग करेंगे, क्या समीक्षा करेंगे? और एसआईआर और वोट चोरी को इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी बिहार में, उसका सिला इनको मिल गया। जब इनको पता है, फीडबैक आ गया है कि एसआईआर या वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है जमीन पर, उसके बाद भी अगर उसी को ये जिद बनाए हुए हैं, और आज की मीटिंग में फिर ये कहा गया कि एसआईआर के मुद्दे पर पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, तो ये तो खुद तो डूब रहे हैं, दूसरों को भी लेकर डूबेंगे अवनीश जी। सर, जो खड़गे जी के यहाँ मीटिंग में तय हुआ था वो दोबारा हुआ है। अभी मैंने शुरू में बताया कि 12 बजे तक स्थगित किया उन्होंने, और 12 बजे के बाद जब दोबारा शुरू हुआ है तो फिर उन्होंने वही ड्रामा किया है। तो आज ये यही ड्रामा करेंगे, आगे भी यही ड्रामा करेंगे। आपने असरानी की फिल्म का जिक्र किया, तो बिहार में जो अल्लावरू के सामने राहुल ने किया, तो उसमें तो यही है ना, शोले में असरानी का एक डायलॉग था, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। हाँ, तो और जब असरानी पीछे मुड़ कर देखता है तो कोई पीछे रहता ही नहीं है। तो यही हाल है इनका सर। अब इनकी स्थिति राजनीति के असरानी युग की हो गई है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें सीरियसली जो दिखाई दे रही है सर, इसका मतलब यही ना समझा जाए कि ये जमीन से इनको कोई सरोकार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पास फीडबैक नहीं आता। आपने भी अभी कहा कि इनके पास फीडबैक आ गया है कि एसआईआर नहीं चला, वोट चोरी नहीं चल रही है, न चलेगी, क्योंकि मत चोरी नहीं हो रही है तो मत चोरी का आपका कोई जुमला चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं? हम आप बैठ के यहाँ चिंता कर रहे हैं कि कांग्रेस क्यों? हर दूसरा कंटेंट क्रिएटर या वक्ता यही कहता है कि कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। सर, उसके बावजूद भी कांग्रेस क्यों नहीं समझ रही है? क्योंकि कांग्रेस समझना नहीं चाहती। कांग्रेस क्यों नहीं समझना चाहती? क्योंकि कांग्रेस में ये माँ बेटा और 10 जनपद परिवार कांग्रेस में भारत की राजनीति नहीं कर रहा। इसको भारत की राजनीति से कोई सरोकार नहीं। राहुल गांधी को अगर इलेक्शन लड़के आगे अगर सत्ता परिवर्तन करना होता तो वो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते। वो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स से भारत में अब सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि बांग्लादेश बनाना है, फिर भी वो कहते हैं नेपाल बनाना है। ये विदेशी स्क्रिप्ट है जो भारत में
असफल जरूर हो रही है, लेकिन रिजिम चेंज कराने के अपनी उस तथाकथित कोशिश में राहुल गांधी को यहाँ का सीईओ बनाया है और यहाँ काम पे लगाया है। राहुल गांधी नौकरी कर रहे हैं विदेशी एजेंटों की, इसलिए कांग्रेस की राजनीति राहुल गांधी के रहते नहीं बदलेगी, कतई नहीं बदलने वाली। दूसरा, आप ये देखिए, एक तरफ ये एसआईआर को मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ चुनाव आयोग की पूरी निष्पक्षता को और उसकी पूरी क्रेडिट को खराब करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, कर्नाटका में क्या हो रहा है, अपनी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, वहां मन नहीं लगता। इस आदमी को इतना नहीं पता है कि बिहार में हमारे 6 जीते हैं कि 60 जीते हैं, कह रहा है सबको बुला लो। तो आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के अंदर क्या राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं? नहीं। भाई, अगर करते तो तुम डीके शिव कुमार और उधर उनका मामला निपटाते ना, नहीं निपटा रहे हो आप। बिहार हारते हो, मध्य प्रदेश चले जाते हो चिंतन करने, जहां की चुनाव अभी पता नहीं कब है। सर, हम लोग सॉरी टू से कितनी भी राहुल गांधी की अच्छाई चाह लें, हम लोग कितना भी कोशिश कर लें कि मोदी जी के सामने एक ठीक ठाक विपक्ष खड़ा हो जाए, हम लोगों की लाख कोशिशें कभी काम नहीं आने वाली है सर, क्योंकि राहुल नहीं सुधरने वाले, कांग्रेस नहीं सुधरने वाली। नहीं, और मैं तो इसीलिए व्यक्तिगत प्रधानमंत्री रूप ने से मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसकी अच्छाई नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा मैंने व्यंग नेतृत्व कहा, मैंने वैसा मैं, वैसा नेतृत्व इस देश को नहीं चाहिए। मैंने व्यंग कहा है सर, मैंने व्यंग कहा कि मतलब हम लोग जी जान लगा देते हैं, रोज हम लोग राहुल गांधी, हमारे दर्शक भी कहते हैं यार आप लोग रोज राहुल गांधी लेके बैठ जाते हो बतियाने हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि भैया हम चाहते हैं कि ये सुधर जाए, फिर देखिए आप नहीं सुधर रहा है। क्योंकि इनको तो 2014 से जो समझा है देश ने इनकी पॉलिटिक्स को, वो तो लगातार समझ रहा है, चुनाव दर चुनाव समझ रहा है, स्टेट्स में समझ रहा है, राज्यों में समझ रहा है, केंद्र में समझ ही रहा है। सर, अगर आप जिक्र करें तो या चाहे तो उत्तर प्रदेश में इसी एसआईआर पे क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश भी और पश्चिम बंगाल में भी देखिए, मैं दोनों पश्चिम बंगाल भी और उत्तर प्रदेश भी, दोनों जगह एसआईआर से जो बेचैनी दिखाई दे रही है। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है अवनीश जी, आपने नोट किया होगा, एक तरफ तो अखिलेश यादव का एसआईआर फॉर्म पर सिग्नेचर करने का दृश्य जो है वो मीडिया में जारी किया जाता है, दूसरी तरफ राम गोपाल यादव दिल्ली में कह रहे हैं कि हम एसआईआर पर पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। किसका मूर्ख बना रहे हो, अपना या पब्लिक का? जी सर कोरोना में क्या किया था इन्होंने, भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, मत लगवाओ। लेकिन उसके बाद क्या किया, यहां तक कुर्ता चढ़ा के लगवाया। एक उनका उमाकांत या रमाकांत यादव था, आजमगढ़ का नेता, उसने कहा कि जिसको कोरोना हो गया आओ हमसे गले मिलेंगे, हमको कोरोना कुछ नहीं है, मोदी की अफवाह है। निपट गए कितने लोग। तो सर, जब जीवन रक्षक औषधि के मामले में इनका ये हाल है, तो फिर राजनीति के मामले में एसआईआर को कैसे कर सकते? बिल्कुल। और जरा भाषा देखिए, योगी जी ने एसआईआर शुरू होते ही पैरेलल डिटेंशन कैंप अलाउ किया कि हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एसआईआर के दौरान जो पहचान होगी, और सिर्फ एसआईआर के दौरान नहीं, यदि आप अनुमति दे तो 2-3 मिनट मुझे लगेगा उत्तर प्रदेश को अपडेट करने में कि चल क्या रहा है, प्लीज। किस तरीके से अलग अलग समय में या एक ही समय में चल रही अलग अलग कार्रवाइयों को अगर केवल सिंक्रोनाइज कर दिया जाए तो कितने अच्छे परिणाम निकाले जा सकते हैं। इसका उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश से आपको दे रहा हूं, 3 उदाहरण दे रहा हूं। एसआईआर शुरू हुआ, एसआईआर शुरू होते ही योगी जी ने पैरेलल डिसीजन लिया कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में डिटेंशन कैंप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डिटेंशन कैंप इसलिए बनाएंगे, एसआईआर होगा, उसमें से अवैध लोगों का पता चलेगा, और अवैध केवल बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं, जो उत्तर प्रदेश में बना है वो 4 लोगों को चिन्हित किया जाना है, और 4 से भी ज्यादा, लेकिन 4 लोगों के नाम दिए गए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी लोग चौंकेंगे, और अफ्रीका मूल अफ्रीकन कंट्रीज के लोग फिर चौंकेंगे कि भाई साहब ठीक है, पाकिस्तानी कहां से आ गए? पाकिस्तानी इसलिए आ गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, याद कीजिए सर,
कितने पाकिस्तानी निकले थे आपके यहाँ? सही। दूसरा बिहार से भी एक उदाहरण आ चुका, वेस्ट यूपी से भी एक उदाहरण आ चुका कि सरकारी शिक्षिका तक बन के बैठी हुई थी पाकिस्तान की महिला। तो पाकिस्तानियों को भी आइडेंटिफाई करना है। और अफ्रीकी मूल के बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ ग्रे कामों में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में है, आप नोएडा की तरफ जाएंगे, एनसीआर की तरफ जाएंगे, आपको सीधे सीधे दिखाई देगा गाजियाबाद मेरठ में उनकी दखल है। उनकी दखल नोएडा के एरियाज में है, गौतम बुद्ध नगर में नशा बेचते हैं। नशा, मैंने ग्रे वही कहा, वो ड्रग्स बेचते हैं और तमाम काम करते हैं। यहाँ तक कि तमाम और महिलाओं से जुड़े मतलब बड़े गंदे जो धंधे हैं उनमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। उनकी पहचान करना है और पहचान करके उस डिटेंशन कैंप में डालना है और उसके बाद फिर समयबद्ध कार्यक्रम को भोजन वोजन कराने के बाद समयबद्ध कार्यक्रम के हिसाब से उनको डिपोर्ट कर देना है। योगी जी ने कर दिया। 22 तारीख को, आज 1 तारीख है, हम लोग बात कर रहे हैं सर, 22 तारीख को योगी आदित्यनाथ ने उस ऑर्डर पर साइन किया। मात्र 8 दिन हुए हैं। मैं आपको 2 अकेले बड़े उदाहरण गिनवा रहा हूं। मैं अपेक्षा करूंगा कि जो भी दर्शक लखनऊ से हों, जरा वो इस बात की तस्दीक करें कि क्या ऐसा हुआ है कि नहीं। लखनऊ में सर बहुखंडी मंत्री आवास के नाम की 3 बिल्डिंग है, बड़ी प्रोमिनेंट एरिया में। उसमें विधायकों को और मंत्रियों को फ्लैट अलॉट होते हैं। उसके ठीक सामने नूजुल की एक बड़ी लैंड, और उस नूजुल की बड़ी लैंड पे मेरी आंखों देखा है, मैंने ये वेरीफाई किया है, 1,500 के लगभग टारपोलिन वाली वो झुग्गियां थी, जिनमें सारे के सारे, अगर आप रुक के पूछते थे कि कहां से हो, असम से हैं। 99.99% असम में कहां से हो, बरपेटा से हैं। क्या काम करते हो? तो जब से ये स्वच्छता अभियान चला है तब से नगर निगमों या जितने भी निकाय हैं उनमें सफाई कर्मचारियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो नियमित हैं उनके अलावा जो ठेका पे दे दिया तो वो भर भर के इनको अपॉइंट करते हैं। एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश ब्रजलाल जी, जो कि अभी सांसद भी हैं, उन्होंने एक बाइट सुबह मॉर्निंग वॉक के समय बनाया। उन्होंने कहा ये 5 हमारे सामने, पांचों के पांचों बांग्लादेशी, सबके सब 22 तारीख में डिटेंशन कैंप का ऑर्डर हुआ, वो सारी बस्ती खाली हो चुकी है सर। केवल 8 दिन हुए हैं उस ऑर्डर को पास होने में। डिटेंशन कैंप अभी केवल वेस्ट यूपी में एक और ईस्टर्न यूपी में एक, 2 जगह, हालांकि ये जिले जिले बनने हैं, उसकी प्रक्रिया चालू है कि जो सरकारी इमारतें हैं गैर प्राय जो उसका काम यूज नहीं हो रहा वहां बना दो, पुलिस लाइन में बना दो, बाकी जगह पे बना दो। सर 1,500 वो सारी की सारी झुग्गियां खाली, सबके सब भग गए। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, डालीबाग एक एरिया है पुराने लखनऊ का, वहां भी नूजुल की एक बड़ी लैंड थी जिस पर कम से कम 2,500-3 हजार ऐसी झोपड़ियां थी। सबके सब 22 तारीख से ऑर्डर होने के बाद खाली, गायब। मैं कहता हूं अगर तुम असम के थे, बरपेटा के थे और तुम ये कहते थे, मैं खुद एक दिन गाड़ी रोक के पूछा मैंने, तो कहते थे हाँ हमारे पास राशन कार्ड भी है, हमारे पास ये कागज भी है, हमारे पास आधार भी है, सब है। अगर सब था तो भगे क्यों भगे? बिल्कुल। और ये स्थिति केवल लखनऊ की नहीं है सर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, यहां तक कि यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर जो बिहार से लगता है, नेपाल के जिले महाराजगंज, श्रावस्ती, इन सारी जगहों से ये भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि योगी जी ने अगर पकड़ लिया, और एसआईआर से ये संभव हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता था सर कि एसआईआर को एक मामले में एनआरसी समझिए, और वो साबित हो रहा है। वो बिहार में साबित हुआ, वो बंगाल में भी इसी तरह साबित होने जा रहा है। दूसरा इन्होंने क्या किया कि आधार में अगर आपके जन्मदिन का कंफर्मेशन आप नहीं करा पाते हैं, साबित नहीं कर पाते हैं कि आधार में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, एक दूसरा ऑर्डर आया, तो आपका वो आधार कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आधार अगर कैंसिल हो गया तो ऑटोमेटिकली उस आधार के आधार पर बने हुए जितने और कागज थे, चाहे डीएल हो चाहे बाकी सारी चीजें हो, वो भी कैंसिल। और उस ऑर्डर में ये किया गया है कि अगर आपके जन्मतिथि का मिलान नहीं होता है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, दिस सर्टिफिकेट, कुछ भी हो, अगर तुम बरपेटा के ही रहने वाले हो तो जाके लिखवा के लाओ ग्राम प्रधान से, और ये तो करना पड़ेगा तुमको उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो आप सोचिए सर, उससे आपकी पहचान हो जाएगी कि आप गैर भारतीय हैं। तीसरा जो ऑर्डर पहले ही एसआईटी के जरिए, एसटीएफ के जरिए, सॉरी एटीएस के जरिए चला रहे हैं,
जितने भी मदरसे हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चों का वेरिफिकेशन, उसमें पढ़ाने वाले मौलानाओं का वेरिफिकेशन, उसको चलाने वाले संचालकों का वेरिफिकेशन, फंड देने वालों का वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें जब एक साथ सिंक्रोनाइज हो रही हैं तो ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश में गैर भारतीय की ही पहचान कर रही हैं और डिटेंशन कम पहले ही तैयार है, यानी नया एड्रेस तैयार है और किसको जाना है उसकी लगातार क्रम जारी है। तो इसमें एसआईआर का योगदान नहीं है तो क्या है? तो स्पष्ट रूप है सर कि एसआईआर ने जो बिहार में किया है ना, और मैं आज कह रहा हूं सर, मैं जरा बचता हूं भविष्यवाणियां करने से। सर वेस्ट बंगाल में महाराष्ट्र और बिहार होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं सर। एक तो एसआईआर से शुद्धिकरण, केवल 6 लाख वोटों का गैप, और 6 लाख वोटों का गैप वो भी तब जब टीएमसी के गुंडा जो हैं वो हावी होते थे मतदाता के ऊपर। शुद्धिकरण के बाद वहां से भगदड़। दूसरा, प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव के बाद जो हुंकार भरी है बंगाल के लिए, उससे भय जो व्याप्त था मतदाताओं में, उसमें काफी कमी आई है और वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। और ममता दीदी जानती हैं कि जिस दिन भय निकल गया, भय मुक्त हो गया मतदाता, इनका खेल खत्म है। इनका खेल निश्चित तौर पर खत्म है और केवल एसआईआर ने वो काम कर दिया है। चुनाव हार चुकी है ममता बनर्जी, बंगाल चुनाव हार चुकी हैं। अब कितनी सीटें बचा पाएंगी बिहार की तरह, ये देखना बाकी। और इससे एक शक्ति और मिली है प्रधानमंत्री के हुंकार से। बंगाल का जो बीजेपी का काडर है उसमें संघर्ष करने और नाक से नाक मिला के काम करने का मादा आ गया है। ये सारी चीजें संकेत कर रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे वेस्ट बंगाल हो। अकेले मतदाता सूची का पवित्रीकरण ही इनकी संपूर्ण राजनीति समाप्त करने वाली है। अखिलेश यादव के बारे में एक अंतिम चीज बोलूंगा सर। अखिलेश यादव केवल एक चुनाव हारने नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव की जो बॉडी लैंग्वेज है, देखिए किसी नेता के लिए, सर आप इतने अनुभवी जर्नलिस्ट रहे हैं सर, किसी नेता के जीवन में एक चुनाव हार जाना, कोई 2 चुनाव हार जाना कोई बात नहीं होती। अखिलेश यादव केवल 27 का चुनाव नहीं हारने जा रहा है। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि भारत में अब केवल डिलीवरी की पॉलिटिक्स चल रही है। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा, बिहार ने इसको साबित किया, हरियाणा ने इसको साबित किया, महाराष्ट्र ने इसको साबित किया, उत्तर प्रदेश ने 2022 में ही इसको साबित किया डिलीवरी की पॉलिटिक्स को, और 32 साल पुराना रिकॉर्ड, 34 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, सरकार लेके आए। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि वो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक लेगेसी को, अपनी पूरी राजनीति को समाप्त होते हुए देख रहे हैं। एमवाई फैक्टर बिहार में नहीं चला, नीतीश कुमार ने बदल दिया उसको, महिला और युवा हो गया। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश इससे अलग है क्या सर? योगी भविष्य, भारत के राजनीति का भविष्य के रूप में देखे जाते हैं, और सिर्फ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वालों के लिए नहीं, पूरे भारतीयों की जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के पीछे है। और याद कीजिए सर, गुजरातियों ने जिस तरीके से सजो के रखा था नरेंद्र मोदी को इतने सालों को, कि वो जानते थे कि इनके अंदर पीएम मटेरियल है और ये देश का नेतृत्व करेंगे एक दिन। और योगी जी तो, उनके पीछे तो अपेक्षाएं हैं। चाहे आप त्रिपुरा चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, हर आदमी, हर प्रदेश कहता है कि हमको योगी दे दो। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव अब राजनीति समाप्त होते हुए देख रहे हैं, एक चुनाव नहीं हारना। और यही स्थिति आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि डिलीवरी की पॉलिटिक्स ये अब आगे बढ़ेगी, और डिलीवर करने में डबल इंजन सरकारों का कोई जोड़ नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इतना क्रूर शब्द बोला कि ड्रामा करना है ड्रामा कर लो। प्रधानमंत्री जानते हैं, और प्रधानमंत्री ये भी साबित कर चुके हैं, तुम कितना भी ड्रामा कर लो, काम तो हम सब करा लेंगे, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। जी, बहुत सही बात आपने कही है। और बिहार से सशक्त जैन जी और कहाँ हो सकता है साहब? बिहार के जैन जी ने और महिलाओं ने तो इनको जगह दिखा दी। बिल्कुल। इनकी 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 जो वो सारी, ये जो नथुने फुला रहे थे कि हम श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के जैन जी की तरह यहाँ भी पता नहीं क्या करवा देंगे, तो बिहार ने तो बता दिया इनको कि तुम्हारी जगह क्या है और हमारे दिल में क्या है। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से एक निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें अपने मित्रों और ग्रुप्स में,
अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, उसमें भी ऑल वाला दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिले। अवनीश शर्मा जी का चैनल है प्रारब्ध, उसको भी सहयोग करें और उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, प्रणाम।